गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप सब तक? वृंदावन आने के लिए बहुत से पार्टिसिपेंट्स का जो डिटर्मिनेशन है वो कहीं ना कहीं डगमगाया, लेकिन उदय सर का डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रांग रहा। और क्योंकि सर सभी पार्टिसिपेंट्स तक वृंदावन की एनर्जी और वाइब्रेशंस भिजवाना चाहते हैं, इसलिए सर ने कहा है कि जितने दिन हम वृंदावन में होंगे सेशन वृंदावन से लाइव रहेगा। सो वृंदावन की वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस और इतने ब्यूटीफुल ऑरा के साथ मैं डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से आपका आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। राधे राधे। सो टॉपिक है क्वेश्चन मार्क। फिर से एक बार फिर एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक सर लाए हैं। टॉपिक का नाम सुनने में कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन एंड ऑफ द सेशन तक जब सर सब तक अपनी नॉलेज पहुंचा देते हैं तब टॉपिक बिल्कुल क्लियर लगता है। तो आई एम श्योर आज भी ऐसे ही होने वाला है। तो लेकिन हमेशा की तरह इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर लाएं। Very slowly and very gently breathe in and breathe out. पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर ही रखना है। जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारी श्वासों पर बढ़ेगा, हम और भी गहराई में जाते चले जाएंगे। धीरे धीरे हमारे विचार शून्य हो रहे हैं और हमारा मन शांत हो रहा है। इन धीमी और गहरी श्वासों के साथ हमारा शरीर और हमारा मन आज के सत्र के लिए
तैयार हो रहा है। Keep breathing in and out. हम आज के सत्र में सर के द्वारा दिए गए हर एक ज्ञान को अपने अंदर पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब धीरे से अपने मास्टर्स की, अपने गाइड्स की, अपने गॉडेस और अपनी गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स लेते हुए एक मुस्कान के साथ हम आज के सत्र को शुरू करेंगे। So I request all the participants to slowly open your eyes. जिन पार्टिसिपेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि आज का सत्र भी कल के सत्र की तरह वृंदावन से लिया जा रहा है। अब सभी को पता है कि डिस्टेंस डजंट मैटर, इसीलिए इसी विश्वास के साथ हम ये सोचते हैं कि आज के सत्र के जरिए हम आप तक यहाँ का ब्यूटीफुल ऑरा और ब्यूटीफुल एनर्जी पहुंचा पाएंगे। सो आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर टुडेज सेशन। और अब हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। सुबह जैसे ही आंख खुलती है, हजारों सवाल हमारे मन में आने लगते हैं। आज का क्या टारगेट है? आज कौन सा काम पूरा करना है? आज खाने में क्या बनेगा? आज ऑफिस में क्या काम पूरा करना है? एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ये है, उसी के साथ दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस भी है कि हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, हमारे जीवन का महत्व क्या है, हमारी लाइफ का गोल क्या है, हमारी सोल का पर्पस क्या है। इन सारे प्रश्नों को, इन सारे प्रश्न चिन्ह क्यों हमारी लाइफ में इतने सारे प्रश्न चिन्ह आते हैं बार 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 बार, इस बात को हम आज के सत्र से समझने की कोशिश करेंगे। सो हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसको भी हम डिस्प्ले करेंगे, और आई होप ये प्रेजेंटेशन हमें आज के सत्र को समझने में हमारी मदद करेगा। इससे पहले कि हम आज के सत्र को एक इंडिविजुअल और एक इंसान की रिस्पेक्ट में समझे, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारे गॉड और हमारे गॉडेसेस जिनको हम पूजते हैं, जिनमें हमारा असीम विश्वास होता है, इन प्रश्न चिन्ह से वो भी बचे नहीं है। वो भी इन प्रश्न चिन्ह में कहीं ना कहीं घिरे रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वो साईं बाबा मुस्लिम और हिंदू, कहीं कहीं पे ये पढ़ने को मिलता है कि साईं बाबा का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, पर उनकी परवरिश एक सूफी के साथ रहकर हुई थी।
एक मुस्लिम के साथ रहकर हुई थी। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों साईं बाबा को भगवत गीता और पुराण का ज्ञान है? जहां साईं बाबा शिरडी में रहते थे वो एक मस्जिद थी, तो फिर क्यों उसका नाम द्वारका माई रखा गया? ऐसे ही एक और सवाल है, जब श्री राम को वनवास हुआ तो उनकी वाइफ सीता बिना कोई सवाल किए उनके साथ वनवास के लिए चली गई। लेकिन वनवास पूरा होने के बाद जब वो लंका से वापस राम के पास आई तो क्यों उन्हें उसी श्री राम के लिए अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? ऐसा ही एक सवाल एक और है, द्रौपदी को डाइस के गेम में किसने दांव पर लगाया था? किसने स्टेक पर लगाया था? ये पांडव्स का जॉइंट डिसीजन था या अकेले युधिष्ठिर ने ही ये फैसला लिया था? सभा में जो लोग थे उनका ये कहना है कि ये डिसीजन युधिष्ठिर का था, लेकिन सभा के बाहर ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो इस बात को सिद्ध कर सके। ऐसे ही जो हमारे देवी देवता हैं उनके लिए, उनके अस्तित्व को लेकर, उनके चरित्र को लेकर बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं। सो अगर हमारे देवी देवता, हमारे गुरु इन प्रश्न चिन्ह से नहीं बच पाए तो हम, आप, मैं और हम एक आम इंसान कैसे इस प्रश्न चिन्ह से बचेंगे? सो आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगते हैं। डॉक्टर उदय शाह की रिसर्च के हिसाब से हम इन इंडिविजुअल्स को, इन लोगों को जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आते हैं, जिनका वो उत्तर नहीं ढूंढ पाते, ऐसे लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इग्नोरेंट लोग, एडमेंट लोग और इगोइस्टिक लोग। इग्नोरेंट लोग तो वो हैं जिन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है। यहाँ एजुकेशन से मेरा मतलब स्कूल की एजुकेशन से नहीं है, बुक्स की शिक्षा से नहीं है, ओवरऑल जो जिंदगी की शिक्षा होती है उससे है। सो पहले सेट ऑफ लोग तो वो हैं जो इग्नोरेंट है, जो इग्नोरेंस के शिकार है। और थर्ड सेट मतलब ईगोइस्टिक, वो लोग हैं जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ज्ञानी मानते हैं और उस ज्ञान के कारण अल्टीमेटली उनमें ईगो आ जाता है। सो इस तरह के लोगों की लाइफ भी प्रश्न चिन्ह से ही घिरी रहती है। अब समझना ये है कि ये बीच के जो लोग हैं ये कौन से सेट ऑफ लोग हैं? ये है एडमेंट लोग, जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उस ज्ञान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए सरेंडर नहीं करते। सो ये तीनों ही कैटेगरीज अगर क्लियर है तो हम ये समझते हैं कि इग्नोरेंट लोग, एडमेंट लोग और इगोइस्टिक लोग, इन लोगों की लाइफ में अनेक प्रश्न चिन्ह आते हैं और ये वो लोग हैं जो इन प्रश्न चिन्ह का कभी उत्तर नहीं ढूंढ पाते और कभी उनपे फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ इस सत्र में जुड़े हैं वो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते। हम लोग, मैं दावे से कह सकती हूँ, इग्नोरेंट नहीं है, क्योंकि द फैक्ट कि हम 1.5 साल से 1 साल से डॉक्टर उदय शाह के कंटिन्यूअस सेशंस को सुन रहे हैं, उनसे पूरी नॉलेज ले रहे हैं, तो हम इग्नोरेंट की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते। और क्योंकि ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, हम लगातार इन सत्र में अपनी प्रेजेंस को बनाए हुए हैं, इसका मतलब हम सीख बहुत गए हैं लेकिन अभी भी हमें और सीखने की इच्छा है। हमारा ईगो हमें सीखने से मना नहीं कर रहा और ना ही इस ईगो के कारण हम ये समझ रहे हैं कि हमने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और क्योंकि हम लगातार इन सेशंस को उतनी ही दृढ़ता से कर रहे हैं, उतने ही डिवोशन से कर रहे हैं, उतनी ही डेडिकेशन से कर रहे हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पाते हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट्स, कुछ सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स वो है जो हर सत्र में ज्वाइन करते हैं, पूरे हफ्ते वो ज्वाइन करते हैं चाहे किसी का भी सेशन हो। इसका मतलब वो लोग सरेंडर मोड में है और जो सरेंडर मोड में है वो एडमेंट नहीं होता। सो आई एम श्योर कि आज जितने भी लोग हैं वो इन कैटेगरी में नहीं फॉल करते, लेकिन फिर भी आपके और हमारे
लाइफ में इतने प्रश्न चिन्ह क्यों है, आज हमें डॉक्टर उदेशा के प्रोस्पेक्टिव से ये समझना है कि अगर हम तीनों कैटेगरी में नहीं भी आते तो क्यों फिर भी हम इन सवालों से घिरे रहते हैं। जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ में प्रश्न चिन्ह लेकर आते हैं, उन्हें हमने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब क्योंकि ये चारों कैटेगरीज हम लोगों पे एप्लीकेबल है, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। पहली कैटेगरी जो है वो है लैक ऑफ नॉलेज या फिर लैक ऑफ लर्निंग। हम वो लोग हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान किसी ना किसी स्तर पर इनकम्प्लीट रह जाता है। इसको चारों चीजों को समझने के बाद मैं एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे पूरी क्लैरिटी आएगी। अभी देखने में चारों चीजें और सुनने में चारों चीजें बहुत ही एक जैसी लगेगी जब, लेकिन हम इसे एग्जाम्पल लेके क्लियर करेंगे, सो आई एम श्योर ये चारों चीजें बिल्कुल अलग लगेंगी। सेकेंड कैटेगरी वो है हु आर नॉट रेडी टू एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस लेने को तैयार नहीं है। तीसरी चीज अनएक्सेप्टेंस, और चौथी चीज लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट। हमने सीख लिया लेकिन कहीं कहीं बीच में लूप होल्स छोड़ दिए, वो है लैक ऑफ लर्निंग। हमने सीख लिया, हमने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, लेकिन क्योंकि उस इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो एक्सपीरियंस आया उसे हमने एक बुरा एक्सपीरियंस की डेफिनेशन में ले आए और उस एक्सपीरियंस को लेने से पीछे हट गए। दैट इज नॉट रेडी टू एक्सपीरियंस। अगर हमने उस एक्सपीरियंस को ले भी लिया लेकिन उस एक्सपीरियंस के लिए दूसरों को ब्लेम किया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, दैट इज अनएक्सेप्टेंस। और चौथा लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट, जो मुझे भी वृंदावन रिट्रीट में आकर क्लियर हुआ कि इस एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है। आज तक मुझे भी पर्सनली जो मेरी नॉलेज थी वो एक्सेप्टेंस पे आकर रुक जाती थी, लेकिन यहां हमें क्लियर हुआ कि एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट में एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है, एक बहुत ही बारीक सा एक्सेप्टेंस में और एक्नॉलेजमेंट में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड वाइफ है जिनमें बहुत ही झगड़ा होता है। वाइफ डॉक्टर उदेशा की शिष्य बन गई, उन्हें फॉलो करने लगी। सर ने वाइफ को कहा, समझाया कि ये जो हो रहा है ये तुम्हारे कर्मा की वजह से है, तो जो भी आ रहा है तुम उसे एक्सेप्ट करो। क्योंकि वो सर की शिष्य बन गई थी तो उसने अपने हस्बैंड के नेचर को, बिहेवियर को सर के कहने पर एक्सेप्ट करना शुरू कर दी। मतलब उसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, सिर्फ किसी एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वो सर ही क्यों ना हो, सिर्फ उनके कहने की वजह से एक्सेप्ट किया लेकिन एक्नॉलेज नहीं किया। मतलब उसने झगड़े बंद कर दिए, उसने रिएक्शन बंद कर दिया और अपने अंदर सप्रेशन शुरू कर दिया, सप्रेस करना शुरू कर दिया। और क्योंकि उसने रिएक्ट नहीं किया तो उसे लगा मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और उसे ये नहीं दिखा कि कहीं ना कहीं वो सप्रेशन होता गया। सो जब एक्सेप्टेंस बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के हो, बिना किसी दबाव के हो, जिस एक्सेप्टेंस में पूरा एग्रीमेंट हो, पूरी कंसेंट हो, उसे ही हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। सो एक और चीज आज के बाद हमें जो सीखने को मिली है वो ये है कि जो हमें एक्सेप्ट करना है वो हमें खुशी से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट का लिटरल मीनिंग होता है ओके, आपने मान लिया, ओके। लेकिन जब आपने खुश होके माना, आपने एक प्योर फीलिंग के साथ माना, आपने अनकंडीशनल लव के साथ एक्सेप्ट किया, देन इट इज एक्नॉलेजमेंट। इन चारों ही चीजों का साथ में होना जरूरी है।
इन चारों चीजों के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। एक इंडिविजुअल था, एक इंसान था जो अपने दोस्त के साथ स्विमिंग के लिए गया। उसको स्वयं को स्विमिंग नहीं आती, उसके दोस्त को स्विमिंग आती है। स्विमिंग पूल के पास पहुंचकर उसका दोस्त जिसे स्विमिंग आती है स्विमिंग करने चला गया, और वो इंसान अपने दोस्त को देखता रहा और अचानक उसने बिना सोचे बिना समझे स्विमिंग करने का डिसीजन लिया, जबकि उसको ना स्विमिंग आती है ना उसने सीखी है। उसे ये भी नहीं पता कि वो एक्सपीरियंस ये क्यों करना चाहता है, लेकिन वो स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल में कूद गया। हुआ क्या कि क्योंकि उसके पास उसकी नॉलेज नहीं थी, उसकी लर्निंग नहीं थी, तो वो डूबने लगा। जब वो सफोकेट हो रहा था, पानी में डूब रहा था, तो कुछ पल जब उसका दिमाग चल रहा था तो उसके दिमाग में एक ही बात आई कि क्यों मैं अपने दोस्त के साथ स्विमिंग पूल के लिए आया, स्विमिंग पूल के पास आया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद मैं इस सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता। तो उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय उस मोमेंट में कि अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती थी तो मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहिए था, ये इस बात को एक्सेप्ट करने के बजाय उसने अपने फ्रेंड को ब्लेम करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो सफोकेट होकर वहीं मर गया। जब उसकी सोल उसकी बॉडी से डिटैच हुई तो उसकी सोल ने भी वो बॉडी देखकर ये सोचा कि अगर आज मैं अपने दोस्त के साथ नहीं आता तो शायद मैं जिंदा होता। अब यहाँ पर एक्नॉलेज अगर वो इस फैक्ट को करती उसकी सोल उस पल में कि क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे पानी में नहीं जाना चाहिए था, तो अगली बार जब भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस लेना है तो मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। पर वो इस बात को नहीं एक्नॉलेज करता। वो ये कहता है उस वक्त भी इसी बात को कि मैं अपने दोस्त की गलती की वजह से मैं शायद मर गया। जब वो इंसान नेक्स्ट बर्थ लेता है इस एक्सेप्टेंस और इस एक्नॉलेजमेंट के साथ, सो नेक्स्ट लाइफ में एक फियर के बड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ उसका रीबर्थ होता है। अपने आने वाली नेक्स्ट लाइफ में वो जब भी पानी को देखेगा, जब भी स्विमिंग पूल के पास जाएगा, नदी के पास जाएगा, दरिया के पास जाएगा, एक डर उसके अंदर होगा, और उस डर के बाद एक क्वेश्चन मार्क होगा जिसे वो शायद वो इंडिविजुअल समझ नहीं पाएगा कि क्यों मुझे पानी से डर लगता है। इस एग्जाम्पल में चारों चीजें बहुत ही क्लियरली आई हैं। सर के हिसाब से हम अगर इन चारों चीजों को फॉलो करेंगे, लर्निंग करेंगे, अपने एक्सपीरियंस जो भी हमें मिल रहा है उससे हम सही लेसन लेंगे, उस लेसन को एक्सेप्ट करेंगे बिना किसी को ब्लेम किए, और ये एक्नॉलेज करेंगे, हमारी एक्सेप्टेंस जब प्योर होगी, जब हमारे अंदर एक्नॉलेजमेंट होगा, तो हमें अल्टीमेटली हर प्रश्न चिन्ह का, हर क्वेश्चन का उत्तर स्वयं ही मिलता जाएगा। तो ये चारों चीजें लाइफ में एक साथ आनी बहुत जरूरी है अगर आपको अपने किसी भी प्रश्न चिन्ह का, किसी भी क्वेश्चन का उत्तर ढूंढना है। अब एक और चीज जो आगे हम देखते हैं, ये चारों जब हम करेंगे, जब हमें लर्निंग हो जाएगी, हम अपने एक्सपीरियंस को लेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, इस चारों स्टेज के बीच में हमें क्या करना है टू गेट फास्ट आंसर्स एंड टू गेट क्लियर आंसर्स। हमें क्या करना है, हमें हर अपने लेसन को, हर अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व करना है। जितनी गहराई से हम ऑब्जर्व करेंगे उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी और उतनी ही जल्दी हमें अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरी चीज हमें इन चारों स्तरों के बीच बीच में करनी है वो है हायर डायमेंशंस। अब हायर डायमेंशन से मेरा क्या मतलब है, इसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और वापस इस स्लाइड पर लौटेंगे।
मैं पार्टिसिपेंट से यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी स्क्रीन पे वो एक आकार देख पा रहे हैं, एक शेप देख पा रहे हैं। मैं कुछ पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस फिगर को देखकर वो इस फिगर के बारे में क्या कहते हैं, ये प्लीज चैट बॉक्स पर लिखकर मुझे बताएं। सर्कल, ओके। राउंड, ओके। सन, स्पेस, ओके। बहुत अच्छा है कि मुझे बहुत अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं। स्फेयर, वेरी गुड, वेरी गुड। सन, परफेक्ट। सो देखिए, एक पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर करी और उस पिक्चर्स के कितने डिफरेंट आंसर्स मुझे मिले। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि ये सर्कल है, सिर्फ सर्कल। कुछ लोग कहते हैं ये स्फेयर है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। कुछ लोग कहते हैं ये सन है, और कुछ लोग हम जैसे जो अपनी साइकिक सर्जरी करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में अंदर हमारा मास्टर सेल है। सो जिस डायमेंशन से हम देखेंगे, हमें आंसर उस ही डायमेंशन का मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, हमें हर चीज को एक हायर डायमेंशन से देखना है। अगर बच्चा देखेगा तो बोलेगा सिर्फ बॉल है। अगर हम जैसे जो जिनकी नॉलेज का लेवल थोड़ा हाई है, जो सर्कल और स्फेयर में ये डिफरेंस समझते हैं कि सर्कल 2D है, 2 डायमेंशनल है, और स्फेयर 3 डायमेंशनल है, हम कहेंगे कि स्फेयर है। कोई कहेगा ये सन है विच इज अ बॉल ऑफ फायर, कुछ कहेंगे ये सेल है। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी आप लर्निंग कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, या आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज को जब अपने ऑब्जर्व करते हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, सो आप अपनी डायमेंशन को भी ब्रॉड रखिए। अगर हमारी डायमेंशन ब्रॉड होती है, सो हमें चीजें बहुत ही क्लियर लगती है। कई बार जब झगड़े होते हैं, तो अगर हम उस चीज को एक हायर डायमेंशन से देखेंगे, तो हमें वो बहुत सी चीजें नेग्लिजेंट सी लगने लगेंगी, रेलिवेंट नहीं लगने लगेंगी। सो ऑब्जर्वेशन के साथ हमारा जो डायमेंशन है वो भी हायर होना चाहिए। तीसरी चीज जो हमने लिखी है वो है डिजिटल एनालिसिस। हम इंडियंस वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों से बहुत अलग होते हैं। हम या तो 0 को इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर 100 को इंपॉर्टेंस देते हैं। बोर्ड के एग्जाम के वक्त सबसे ज्यादा कौन से सेट ऑफ बच्चे पढ़ते हुए दिखते हैं? हमारे हिसाब से 2 सेट ऑफ बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। एक, जो बॉर्डर लाइन पे पास होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्कोर को बॉर्डर लाइन से ऊपर लाना होता है। और सेकंड सेट ऑफ बच्चे वो हैं जो 95 से ऊपर ऑलरेडी स्कोर कर रहे होते हैं, पर उन्हें इस बार 100 लाना होता है। क्योंकि मेजॉरिटी में जो स्कोर डिस्कशन होगा, जो बच्चे रिजल्ट के बाद चर्चा का विषय बनेंगे, वो 2 ही सेट ऑफ बच्चे हैं। या तो जो फेल हुए होंगे या फिर जो 100% लाए होंगे। एवरेज स्टूडेंट्स के स्कोर को लेकर डिस्कशन कोई नहीं करता, जो कि गलत है। हमें एक थंब रूल बनाना है कि हमें हर चीज का डिजिटल एनालिसिस करना है। अगर हम रिट्रीट्स पर आते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और हमें लगता है सडनली कि हमारे सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए और अब हम लैडर के टॉप लैडर पे पहुंच गए, लेकिन सडनली हम गिर जाते हैं और हमारा फेथ जो है डगमगाने लगता है।
जो कि गलत है। हमें उस वक्त अपना स्वयं का डिजिटल एनालिसिस करना है। हमें ये देखना है कि अगर 10 झगड़े हैं, हमारे 10 झगड़े हुए, तो पहले अगर मैं 8 झगड़ों में रिएक्ट करती थी, लेकिन अब वो सिचुएशन आ गई है कि मैं 8 झगड़ों में चुप रहती हूँ। लेकिन हम ये डिजिटल एनालिसिस नहीं करते। हम या तो ये देखते हैं कि झगड़े पूरी तरह से चले गए, या फिर ये देखते हैं कि झगड़े चल रहे हैं, विच इज रॉन्ग। अगर हम स्वयं का डिजिटल एनालिसिस करेंगे, हम धीरे धीरे अपने अंदर के चेंजेस को फील करेंगे, और जो क्वेश्चंस हमारी लाइफ में आते हैं हम उनका इजीली आंसर ढूंढ पाएंगे। सो हमें अपनी लर्निंग में, हमें अपने एक्सपीरियंसेस में, हमें एक्सेप्टेंस में और एक्नॉलेजमेंट में, जब हम ये चारों एक्ट्स कर रहे हैं, तो हमें हर स्तर पर अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है, हर चीज को एक हायर डायमेंशन से देखना है, और हर चीज का डिजिटल एनालिसिस करना है, और हर चीज पे खुद को स्कोर देने हैं, खुद को मार्क्स देने हैं। और हम तब इस बात को रियलाइज कर पाएंगे कि कैसे दिन पर दिन हमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। अब एक और स्लाइड जिसमें हम ये समझेंगे कि कोई भी आंसर जो हमें मिलता है वो परमानेंट नहीं है। चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। चेंज जो है वो आना तय है, निश्चित है। इसीलिए कोई भी उत्तर हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता। हर आंसर बदलता है। ये आंसर टाइम के आधार पर बदल सकता है, परिस्थिति मतलब सर्कमस्टांसेस के आधार पर बदल सकता है, और ये आंसर परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बदल सकता है। टाइम का हम एक एग्जाम्पल लेंगे। महाभारत का जो वॉर है, जो युद्ध है, कौरव्स और पांडव्स में जो युद्ध हुआ, ये उनकी थ्रोन पर, उनके किंगडम को लेकर, उनकी टेरिटरीज को लेकर हुआ था। उस वक्त उस युद्ध के दौरान लॉर्ड श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के रूप में गाइडेंस दी थी। इसका मतलब उस समय एक राज्य की प्राप्ति के लिए झगड़ा होना, एक युद्ध होना सही उत्तर था। लेकिन आज अगर एक राज्य तो छोड़िए, एक प्रॉपर्टी को लेकर भी युद्ध नहीं हो सकता, कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अगर लड़ाई हो जाती है तो फौरन उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। सो हर एक सवाल का एक उत्तर होता है जो कि टाइम बेस्ड होता है। उसी तरह हर उत्तर परिस्थिति के आधार पर भी बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल साई कोरोना मिशन को ज्वाइन करता है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। हम उनका ऑरा एनालिसिस करते हैं, और उस वक्त उन्हें उस परिस्थिति को देखते हुए, उनकी फिजिकल हेल्थ या उनके रिलेशनशिप्स इश्यूज या उनके फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हुए हम उनको एक पर्टिकुलर हीलिंग मोडालिटी करने के लिए कहते हैं। अब उस परिस्थिति के हिसाब से किस तरह की हीलिंग उन्हें चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या हम उनको करुणा कर्मा डीएनए हीलिंग करने को कहते हैं, या साइकिक सर्जरी करने को कहते हैं, या सनगेजिंग करने को कहते हैं, या मुनेकी राइट्स करने को कहते हैं। सो हर परिस्थिति के हिसाब से उसी सवाल का उत्तर बदल सकता है। तीसरा जो कारण है इन उत्तर के बदलने का, वो है परसेप्शन। हम हर इंसान एक अलग इंडिविजुअल है। किसी का परसेप्शन ज्यादा वाइड है, किसी का परसेप्शन ब्रॉड है, किसी का परसेप्शन वीक है। सो जिस तरह का एक इंसान का परसेप्शन होता है, उसी के आधार पर उसका आंसर डिपेंड करता है। जब हम स्कूल में बच्चों को डालते हैं, सो उनका एक लिमिटेड समझने का दायरा जो होता है वो लिमिटेड होता है। इसीलिए एक बहुत मैथ्स के सब्जेक्ट में बहुत ही बेसिक चीजों से शुरुआत की जाती है। लेकिन जैसे जैसे उस बच्चे का परसेप्शन बढ़ने लगता है,
वही एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम्स कॉम्प्लिकेटेड कर दिए जाते हैं। सो आंसर वही आएगा, 8 टूजा हमेशा 16 ही रहेगा, लेकिन अगर उसे 12th के बच्चे को हमें वो 16 आंसर चाहिए तो हम उस सम को घुमा देंगे। सो इस टाइम पे, सर्कमस्टांसेस पे, इस परसेप्शन के हिसाब से हर इंडिविजुअल की लाइफ में क्वेश्चन के आंसर्स बदलते रहते हैं, और ये बदलना, इन आंसर्स का बदलना बहुत ही स्वाभाविक है। सो हम ये नहीं कह सकते कि आज जो आंसर हमारे लिए सही है वो हमारे लिए 10 साल बाद भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आज के फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए हम अपना एक एनुअल इनकम का एक फिक्स करते हैं कि इतनी हमारी एनुअल इनकम होनी चाहिए, अगर मैं चाहूं कि 10 साल बाद भी मेरी एनुअल इनकम वही रहनी चाहिए तो वो गलत होगा, क्योंकि उस समय तक महंगाई इतनी बढ़ गई होगी कि जो फिगर्स मैं आज कैलकुलेट कर पा रही हूँ 10 साल बाद में उसमें अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाऊंगी। सो आंसर्स का, सेम क्वेश्चंस का आंसर का बदलना बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। अब आखिर में हमें ये समझना है, क्योंकि पूरा सेशन क्वेश्चन मार्क पे था, और जैसा कि मैंने सेशन को शुरू करते वक्त आपसे कहा कि हमारे देवी देवता भी इस क्वेश्चन मार्क के भंवर से बचे नहीं है, तो हम कैसे बच सकते हैं? सो साई करुणा मिशन की रिसर्च के हिसाब से अगर हमें एक सवाल का उत्तर मिल भी जाता है, आंसर मिल भी जाता है, तो भी बाकी सवालों का हमारी लाइफ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारी लाइफ में आते हैं, ये एक प्यास की तरह है। इट इज लाइक अ थर्स्ट। ये बुझती है लेकिन दोबारा लगती है। अगर ये क्वेश्चन मार्क्स हमारी लाइफ पे आते हैं, सो उनका आंसर ढूंढने के लिए, उनका उत्तर ढूंढने के लिए हम बहुत सी चीजों का प्रयास करते हैं, हम नई नई चीजें सीखते हैं, हम नए नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, हम नए नए ज्ञान को अर्जित करते हैं। सो ये क्वेश्चन मार्क्स जो हमारी लाइफ में आते हैं, ये हमारी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये आज मेरी जो 6th रिट्रीट है, जो मैंने पहली रिट्रीट में साइकिक सर्जरी सीखी, आज मैं 3rd एडवांस स्टेज की साइकिक सर्जरी सीख रही हूँ अपनी 6th रिट्रीट में। सो ये मेरी प्रोग्रेस के लिए, अगर वो क्वेश्चन मार्क में, अगर वहां पे अपने आप को प्रोबेबली मैं इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाती तो मैं 6th रिट्रीट पे नहीं आती। लेकिन नहीं, ये और आगे बढ़ने की हमारी चाह है हमारी लाइफ में, क्योंकि आज भी क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं और उनका उत्तर ढूंढने के लिए हम आ रहे हैं। सो उन उत्तर को ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस हो रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब तक मैं पर्सनली एक्सेप्टेंस पे रुकी हुई थी, लेकिन आज सर हमें एक स्टेप और आगे ले गए। वो हमें एक्सेप्टेंस के बाद एक्नॉलेजमेंट पे भी ले गए, जो शायद उस रिट्रीट से पहले मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं था। सो क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स हैं, सो उनके उत्तर ढूंढने के लिए मेरी प्रोग्रेस हो रही है, हमारा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, हमारी सोल का एवोल्यूशन हो रहा है। सो इन क्वेश्चन मार्क्स को हमारी लाइफ में खत्म नहीं होना है। करना सिर्फ ये है कि इन क्वेश्चन मार्क्स का हमें टाइम टू टाइम आंसर ढूंढते रहना है, ताकि नए क्वेश्चंस हमारी लाइफ में आ पाए, और फिर उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम अपने आप की प्रोग्रेस कर सके, अपना अपलिफ्टमेंट कर सके, अपने सोल और माइंड और बॉडी का एवोल्यूशन कर सके। सो ये क्वेश्चन मार्क्स एक्चुअली हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्दी है, लेकिन हमें किसी भी प्रश्न चिन्ह पर, किसी भी क्वेश्चन पर इतना नहीं अटकना है कि हम उस पर भतेरी बहुत सारी लाइफ्स को बर्बाद कर दें। हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है और इस लाइफ की जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप जितना भी ज्ञान डॉक्टर उदय शाह आप सब तक पहुंचाना चाहते थे, उसके साथ मैंने जस्टिस किया।
ये थियोरेटिकल था, इसको अब हम एक बहुत ही शॉर्ट मेडिटेशन से इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या एक्चुअली हमारे अंदर जो कुछ सवाल है हम उनका उत्तर इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करके खोज पाते हैं या नहीं। तो जब तक मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, आप चाहें तो एनालिसिस करके आज की मेडिटेशन के लिए अपने उस एक सवाल को खोज सकते हैं। ये सवाल आपकी हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या अन्य कोई भी जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, उस क्वेश्चन की आप खोज कीजिए। एंड वेरी सून विल बी स्टार्टिंग अ मेडिटेशन, और देखिएगा क्या आप उस मेडिटेशन के दौरान अपने उस आंसर को ढूंढ पाए या नहीं। तो कृष्ण नगरी से अब साई नगरी में जाने का एक बार फिर समय आ चुका है, क्योंकि साई करुणा मिशन ने अपनी नेक्स्ट रिट्रीट की लोकेशन की खोज कर ली है, और वो है हमारी शिरडी रिट्रीट, जो कि 10 जून से 14 जून तक होने वाली है। सो मैं उन पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कृष्ण नगरी की ऑरा की और इसकी एनर्जी को फील नहीं कर पाए, वो अपने आप को इस शिरडी रिट्रीट के लिए जरूर रजिस्टर करें, और देखें कि कैसे इन रिट्रीट्स पर आकर हमारी प्रोग्रेस होती है, हमारा अपलिफ्टमेंट होता है, हमारा एवोल्यूशन होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि जो कीन है, जो इंटरेस्टेड है, वो काइंडली जो फ्लायर पे दिए गए नंबर है उन पे कॉन्टैक्ट करें और अपने आप को इस रिट्रीट के लिए रजिस्टर करें। So, जो भी पार्टिसिपेंट्स रेडी है, वो शॉर्ट ब्रेक ले चुके हैं, पानी पी चुके हैं, हम प्लीज अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जेंटली क्लोज योर आईज। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर लाएं। धीरे से श्वास अंदर की ओर खींचे और अब धीरे से अपनी श्वास को बाहर की ओर छोड़े। अपनी आती जाती श्वासों का निरीक्षण करें। और देखिए कैसे आपकी श्वासें धीरे धीरे लंबी और गहरी होती चली जा रही। Very slowly breathe in
and breathe out. हर गहरी सांस हमारे शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स कर रही है। हमारे मन को शांत कर रही है। ये श्वासों का आवागमन हमारी सभी मांसपेशियों को, सभी सेल्स को रिलैक्स कर रहा है। एक एक कर हमारे शरीर का हर अंग शिथिल हो रहा है। इस शांत मन के साथ और शिथिल शरीर के साथ अब आज प्रयास करेंगे कि अपने देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स के साथ हम अपने बहुत से प्रश्न चिन्ह का, बहुत सारे क्वेश्चंस का उत्तर पा सके। विजुअलाइज करिए कि आपका वो प्रश्न जो एक प्रश्न चिन्ह पर खत्म हो रहा है, उस प्रश्न की पिक्चर, उसकी फोटो, उसकी लिखावट आप अपने थर्ड आई चक्र पे, आग्नेय चक्र पर देख पा रहे हैं। और आपका वो प्रश्न स्पष्ट रूप से आपके सामने है। ये प्रश्न आपकी हेल्थ, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है। ये प्रश्न किसी रिश्ते की कड़वाहट या मिठास से जुड़ा हो सकता है। या ये कोई अन्य प्रश्न भी हो सकता है।
क्योंकि वर्तमान में, इन द प्रेजेंट मोमेंट, आपकी जागरूकता बढ़ी हुई है, आपकी चेतना बढ़ी हुई है। आप अपने देवी देवताओं की गाइडेंस में है, प्रोटेक्टेड है, सेफ है। तो देखिए, खोजिए कि क्या जो आपका प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ पूरा ज्ञान आपको है या नहीं। अगर ये प्रश्न किसी बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो क्या आपको उस बीमारी का पूरा ज्ञान है? क्या आप परिचित हैं कि इस बीमारी को यही रोकने के लिए आपके लिए क्या अनिवार्य है? किस तरह का रहन सहन अनिवार्य है? किस तरह का खान पीन, किस तरह की डाइट आपके लिए सही है? ये बीमारी आपके शरीर के किस हिस्से से जुड़ी हुई है? क्या आपको इन सभी चीजों का ज्ञान है? अगर आपका सवाल किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है, तो क्या आप उस इंसान के, उस व्यक्ति के भाव से, भावनाओं से, विचारों से परिचित हैं? Do you know the feelings, the thoughts, and the emotions that are flowing in the other individual in relation to whom you have framed today's question? अगर इन सब चीजों का ज्ञान आपको नहीं है, तो निरीक्षण कीजिए। अपनी बॉडी को एनालाइज कीजिए। उन बातों को याद कीजिए जिससे कि आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का विस्तार हो सके। एक बार अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस इस बात पर आ गया है कि आपको पूरा ज्ञान है, आपके ज्ञान का विस्तार हो गया है, तो आप एक स्तर आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये कोई बीमारी है जिससे आप पीड़ित हैं,
तो उससे जुड़ा हुआ ज्ञान आपके पास होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने उसे पहचाना ना हो। वो इंसान जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो आपके साथ ही है बहुत समय से, लेकिन हो सकता है आपने उसे ऑब्जर्व ना किया। जितना परसेंटेज आपकी ऑब्जर्वेशन का बढ़ेगा, उस विषय पर उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा। अब एक स्तर आगे की ओर बढ़ते हुए हमें ये देखना है कि जो प्रश्न आज हमारे मन में उठा है, वो हमें किस तरह का एक्सपीरियंस देना चाहता है। अगर ये प्रश्न रिश्ते से जुड़ा हुआ है, तो एक बार एक हायर डायमेंशन से उस परिस्थिति को देखिए, उस रिश्ते को देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आज तक उस रिश्ते ने आपको किस तरह का एक्सपीरियंस दिया है। अगर ये प्रश्न किसी बीमारी से जुड़ा है, तो उसको भी एक उच्च स्तर से उसका निरीक्षण कीजिए और अपने ज्ञान के आधार पर इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये बीमारी आपको किस तरह का एक्सपीरियंस देने के लिए हुई है। ये बीमारी आपके शरीर के किस हिस्से को, किस अंग को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। प्रेजेंट में, वर्तमान में कोशिश करिए, डिजिटल एनालिसिस करिए उस रिश्ते का या उस बीमारी का, और उसको रेट करिए, उसको मार्क्स दीजिए, उसको स्कोर दीजिए कि अगर ये कोई रिश्ता है तो 10 में से कितनी बार इस रिश्ते ने आपको बुरा एक्सपीरियंस दिया है। और अगर ये कोई बीमारी है तो भी इसका डिजिटल एनालिसिस करिए कि कितनी बार एक पर्टिकुलर आदत की वजह से, एक खान पीन की वजह से, कुछ आदतों की वजह से आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा ज्यादा बढ़ी है। आपके देवी देवता, आपके गॉड, आपके गुरुज आपको ब्लेस कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको अपने उत्तर के पास पहुंचा रहे हैं।
You are blessed by your masters, and your masters are guiding you, and they are taking you towards the right answer. ज्ञान हमें पूरा है, जो लेसन हमने लेना है वो भी हम समझ चुके। हो सकता है जब आपने उस रिश्ते को एनालाइज किया तो जिस एक्सपीरियंस पर आप पहुंचे हैं वो आपको भावुक कर रहा है, आपको इमोशनल कर रहा है। अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये रिश्ता आपके अंदर नफरत बढ़ा रहा है, ईर्ष्या बढ़ा रहा है, या ये बीमारी आपको अत्यंत पीड़ा दे रही है, हो सकता है ये लेसन आपको प्रेजेंट में, वर्तमान में दुख दे रहा है, लेकिन क्योंकि अब आप एक स्तर और बढ़ रहे हैं, इसलिए जो भी भाव आपके मन में है, जो भी एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा या बुरा आपको हो रहा है, उसको स्वीकारिए, उसे एक्सेप्ट करिए। उस इमोशन में, उस भाव में हमें बहना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसे स्वीकारना है। भले ही इस रिश्ते का अनुभव हमें दुख दे रहा है, हमारे अंदर नफरत को बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये हमें कुछ सिखा रहा है, और हमें आज उस सीख को अपने अंदर ग्रहण करना है, एक्सेप्ट करना है। हो सकता है कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए आपको लग रहा है कि आपने इसको स्वीकारा। एक बार फिर स्वयं का निरीक्षण कीजिए। देखिए कैसे धीरे धीरे आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पर पहुंचे हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, और उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के चलते आज आप स्वयं की भावनाओं का निरीक्षण कर पा रहे हैं, जो कि कोई मामूली बात नहीं।
आज तक शायद कहीं ना कहीं आपने इस बीमारी को या इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं था, लेकिन आज आप एक स्तर आगे बढ़ गए हैं। आप भली भांति ये जानते हैं कि आपने इस परिस्थिति को, इस रिश्ते को, इस बीमारी को अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के स्वीकारा है। आज आपने जो भी स्वीकारा है, उसका फॉर्म बिल्कुल प्योर है, जिसका अर्थ ये है कि आपने केवल स्वीकारा नहीं है, बल्कि एक्नॉलेज किया है। आपने उस रिश्ते को, उसके दिए गए अनुभव को स्वयं की इच्छा से स्वीकारा है। अगर किसी बीमारी से भी आप पीड़ित थे या पीड़ित है, तो आपने इस बात को भी स्वीकारा है कि इस बीमारी का कारण कोई भी बाहरी स्रोत नहीं है। आपका स्वयं का खान पीन, स्वयं की भावनाएं, स्वयं का थॉट पैटर्न ही है जिस कारण आज आप इस बीमारी से पीड़ित हैं। ये बीमारी, ये रिश्ता स्वयं आप ही ने चुना है। आपका जन्म ही इस लाइफ में, इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए हुआ था। अब क्योंकि हम 4 स्तर ऊपर आ चुके हैं, जहां आपके ज्ञान का विस्तार हो चुका है, आप सभी एक्सपीरियंस, सभी लेसन को लेने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, एक्नॉलेजमेंट। तो एक बार फिर अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लाए और वापस
उस प्रश्न को वहां लिखा हुआ देखें। इस बढ़ी हुई जागरूकता के साथ, बढ़ी हुई चेतना के साथ अपने मास्टर्स, अपनी गाइड्स की ब्लेसिंग्स के साथ और इन चारों स्तरों की प्राप्ति के साथ देखिए, आपको अपने प्रश्न का उत्तर उसी प्रश्न के नीचे लिखा हुआ दिखेगा। उस उत्तर को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। इस उत्तर को समझने के बाद आपको केवल और केवल सरेंडर करना है। और इस उत्तर को स्वीकारना है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो इस ही प्रश्न के भंवर में हम फंसते चले जाएंगे। इसी क्षण, इसी पल इस उत्तर को स्वीकार करते हैं और अपने प्रोग्रेस को, अपनी ग्रोथ को, अपने अपलिफ्टमेंट को, अपनी एवोल्यूशन को होता हुआ देखते हैं। आप बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं। आप बहुत ही प्रसन्न है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। इस उत्तर पे यही एक फुल स्टॉप, एक पूर्ण विराम लगाते हुए, उसे एक्सेप्ट करते हुए अपने मास्टर्स, अपने गॉडेस, अपने गुरु का धन्यवाद कीजिए। और अपने अंदर हमेशा इन चारों स्तरों को बनाए रखने का संकल्प करते हुए अपने ध्यान को
वापस अपनी श्वासों पर लाएं। अपने ध्यान को अपनी श्वासों के आवागमन पर रखें। और धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। और अब धीरे से अपने हाथों और अपने पैरों की उंगलियों को चलाते हुए इस प्रेजेंट मोमेंट में आए। और जब आप ठीक समझे, एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें वेलकम बैक। Thank you so much for joining us in today's session. आज सर थोड़े से व्यस्त है, इसलिए हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। आई नो बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेशंस होगी, बट जैसा कि जो पार्टिसिपेंट्स रिट्रीट पर आते हैं उन्हें पता होता है कि कैसे सर का एक एक पल कितना कीमती रहता है। सो इसलिए सर आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। लेकिन अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, सो आप जरूर क्वेश्चन आंसर ग्रुप पर डालिए, और आई एम श्योर पूरी टीम और डॉक्टर उदेशा कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो उसे रिजॉल्व करने में जरूर आपके साथ रहेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। कल एक और बहुत ही खूबसूरत सेशन दोबारा वृंदावन से होने वाला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि कल भी हमारे साथ जरूर 6 बजे के सेशन के लिए जुड़िए, क्योंकि आज की तरह कल का टॉपिक भी बहुत ही विचित्र है, लेकिन समझने के बाद कुछ भी विचित्र नहीं रहता, क्योंकि डॉक्टर शाह के पास इतना ज्ञान है हमें देने के लिए और इतनी क्लैरिटी से वो हम सब तक अपने ज्ञान को पहुंचाते हैं कि एंड ऑफ द सेशन बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। So I would request all of you to kindly join for tomorrow's session. Thank you very much. Radhe Radhe.